दोस्तों, मेरे पास जो एक्सपीरियंस है आईसीआई के साथ, जो मैंने टाइम स्पेंड किया है इतना टाइम, उसके उससे मैंने कुछ चीज़ें सीखी है आईसीआई के बारे में। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप फाउंडेशन वाले हैं तो आप ज़रूर देखना, क्योंकि आपको बहुत काम आएगा। कोई बोलते हैं ना, मिक्स मसाला नहीं होने वाला है। जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग्स जो एक्चुअली में आईसीआई करता है। और इंटर वाले तो उनको तो पता ही होगा, जो मैं चीज़ें कहूँगा उनको, वो तो ये सारी चीज़ें रियलाइज़ कर चुके हैं। अगर एक दो अटेम्प्ट दिए हैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट रहेगा तो अभी भी उनको नहीं रियलाइज़ हुआ रहेगा कि जैसे कि आपका जो माइंडसेट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आईसीआई, स्पेसिफिक आईसीआई। अब जैसे कोई भी जो इंडिया में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं ना, जैसे कि जेई होता है, नीट होता है, गेट होता है, कैट होता है, यूपीएससी होता है। अब ये सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं। अपना सी एग्ज़ाम में इतने लोग अपीयर नहीं करते, 1-2 लाख ही करते हैं, दैट इज़ द हाईएस्ट। एक से वन टू 1.5 लाख लोग ही अपीयर करते हैं, ठीक है। तो इतना कंपटीशन नहीं है, बट स्टिल अगर दूसरे देशों से कंपेयर किया जाए तो ये तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है फिर भी। तो मैं अब बताता हूँ कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि माइंडसेट बहुत ज़रूरी है, कि आप कैसे सोचते हैं। ये आई थिंक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है वो 3 घंटे, जब आप वो नो एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाते हैं। आप पूरे साल कितनी भी पढ़ाई कर लें, 9 महीने का टाइम मिलता है इंटर के लिए, और 3-4 महीने फाउंडेशन के लिए मतलब चाहिए होता है प्रिपेयर करने के लिए थरली। और मुझे आप कितना भी पढ़ लें, मैं भी कितना पढ़ लूँ, तो वो 9 महीने या वो 3 महीने, वो डिसाइड नहीं करता रिज़ल्ट। आप पूरे 9 महीने रोज़ 10 घंटे पढ़े, रोज़ 12 घंटे पढ़ें, बट आप वो 3 घंटे आपका दिमाग ही ब्लैंक हो गया, तो सारी सारी मेहनत तो डूबी गई ना। अब तो आप आपके ऊपर धप्पा लग चुका कि आपने तो कुछ पढ़ाई ही नहीं किया, इसलिए ब्लैंक हो गए। ये सारी चीज़ें अब लोग कहने लगेंगे ना। तो मैं बताता हूँ अब आईसीआई खेलता कैसे। अब सुनो, अब जैसे कि आप फाउंडेशन का कोई भी पेपर लेंगे, कोई भी अटेम्प्ट ले लो, फाउंडेशन का ले लो, इंटर का ले लो, फाइनल का मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं नहीं बताऊंगा। अब फाउंडेशन में 2 सब्जेक्ट होते हैं जो आईसीआई हमेशा टारगेट करता है। एक तो मैथमेटिक्स हो गया और एक तो हो गया लॉ। अब ये 2 ही सब्जेक्ट क्यों टारगेट करता है? पहली चीज़ ये कि सब स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स वाले नहीं होते। दूसरी चीज़ ये कि हम कॉमर्स वाले हैं, हमें लॉ की नॉलेज 12th स्टैंडर्ड तक तो ज़ीरो ही होती है ना। 12th स्टैंडर्ड तक तो हमने हमने लॉ का एल भी नहीं पढ़ा होता है। तो लॉ तो हम सब के लिए, साइंस वाले हो या कॉमर्स वाले, हम लोग के लिए तो एकदम लाइक नील बटे सन्नाटा, हमारे पास कुछ भी नॉलेज नहीं होता लॉ का। अब इंटर पे आ जाते हैं। इंटर में ग्रुप 1 में टैक्सेशन को टारगेट करते हैं। कुछ नॉलेज नहीं, ज़ीरो नॉलेज। और टैक्सेशन बहुत ही वास्ट और बहुत ही ट्रिकी सब्जेक्ट है, कि मतलब देरी मैथ से ज़्यादा उसमें वेराइटीज़ हैं सीरियसली। मैथ्स में अगर आप ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट लेंगे तो एक एक्सटेंट के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि बस हाँ, यही लेवल है ट्रिग्नोमेट्री का। डायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे कुछ भी सिनेरियोज बना सकते, कोई भी। जैसे मैं अगर पढ़ लूँ डायरेक्ट टैक्स को डिटेल में, तो मैं भी सिनेरियोज बना सकता हूँ किसी इंडिविजुअल को लेके, और आप भी बना सकते हैं। सो देर इज़ नो लिमिटेशन टू इट। सेकेंड ग्रुप की बात करते हैं, ऑडिट। अब ऑडिट इतनी मोटी बुक है, इतनी मोटी बुक है कि याद ही नहीं होता है। आप जब जैसे कि याद हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बट इतनी मेहनत करनी पड़ती है ना, इतना रो रो के पढ़ना पड़ता है ना। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर इंटरनल कंट्रोल, रिस्क असेसमेंट और ये एनालिटिकल प्रोसीजर। अब इसमें आप इसमें वर्ड्स पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कहाँ से आए हैं ये सारे वर्ड्स, मैं तो कभी पढ़ा ही नहीं। तो ऐसे इन पेपर्स से खेलता है। अब आप पूरे जो टाइम है, पूरी इज़्ज़त से मेहनत कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, आप लोग कर रहे हैं, हम लोग रोज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब होता क्या है, मैं आपको टैक्सेशन का, मेरे सितंबर में मैंने टैक्सेशन का पेपर दिया था। अब उस एग्ज़ामिनेशन के दिन मैं लेके चलता हूँ आपको, ठीक है, सेंटर के पास। अब मेरा सेंटर जो है ना बहुत दूर जाता है, 60-70 किलोमीटर दूर, बहुत मतलब मुझे 4-5 घंटे पहले ही निकलना पड़ता है। तो मेरा सेंटर बहुत दूर जाता है। मैं आई थिंक 1 घंटे पहले पहुंच ही जाता हूँ, ठीक है। मैं पहुंचता होता तो कोई नहीं रहता। तो पहले तो मैं ना एक लड़की को देख के मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ही हाई हो गया। जैसे कि उनकी जो एज रहेगी शायद वो 29-30 साल की थी, मतलब मांग में सिंदूर था,
और वो हस्बैंड के साथ थी और वो इंटर लिखने आ रही थी। इतना तो देख के समझ गया, टैक्स की बुक उनके मतलब हाथों में थी। तो मैं तो खुश हो गया कि यार सही है यार, ऐसे लोग इंस्पिरेशन होने चाहिए। ऐसे लोगों को देख के मुझे बहुत ही मज़ा आता था। मैं उसमें खुश हो गया कि यार सही है यार, ठीक है, कोई तो है हमारे साथ, कोई तो है कंसिडर कर रहा है इस कोर्स को। ये हो गया। फिर हमें 145 को पेपर दिए। मैं घर से कसम खा के गया था, मैं डीटी का पेपर नहीं ओपन करूँगा, मेरा 15 मिनट वेस्ट हो जाएगा, वेस्ट होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि डीटी में मैं कंपैरेटिवली वीक था एज़ कम्पेयर टू द जीएसटी मुझे अच्छे से आता था। तो मैंने 15 मिनट में सिर्फ 2 चीज़ें देखी थी। एक तो एमसीक्यूज़ वो देखने नहीं देते, तो वो तो पेपर ही नहीं खुला। जीएसटी को मैंने अच्छे से थॉरली पढ़ लिया और अपना डिसाइड कर लिया कि क्या क्या क्वेश्चंस करने। मैंने डीटी को नहीं छुआ, सब डीटी को देख रहे थे, ठीक है अब तक। अब सब लोग डीटी का पेपर देख रहे थे, मैं अपना जीएसटी का कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल कर रहा था, थियरीज़ को रिकॉल कर रहा था कि क्या क्या लिखना है, और उधर क्वेश्चन पेपर में मैं लिखते जा रहा था चुपचाप, ठीक है। अब जो डीटी का पेपर था ना, मैं सोच के आया था कि मुझे ये टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स को मैं अच्छे से करके आया हूँ। जैसे कि मैं बता दूँ आपको, रेजिडेंशियल स्टेटस, हाउस प्रॉपर्टी, आईएफओज़, टीडीएस टीसीएस, रिटर्न फाइलिंग, ये 4-5 टॉपिक थे जिसमें मैं कॉन्फिडेंट था कि चलो इसका कुछ भी क्वेश्चन आ जाएगा, मैं बना के आ जाऊँगा और जीएसटी अच्छे से कर लूँगा। एमसीक्यूज़ 30 मार्क्स के अटेंड कर लूँगा, अपन पास हो जाएंगे टैक्स में, इतनी कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। और मेरा तो पहला अटेम्प्ट था नहीं, तो मेरे को वो प्रेशर का पूरा अंदाज़ा था कि वो 3 घंटे में किस लेवल का प्रेशर होता है इंसान के ऊपर, ठीक है। अब 2 बजे, अब जैसे कि मैं बताऊँ आपको, जैसे 4 रो थे, 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ फर्स्ट रो पे एक लड़की बैठी थी फर्स्ट बेंच पे, और मैं 4th रो पे बैठा था लास्ट बेंच पे एकदम, और मैं उस फर्स्ट वाली लड़की को देख सकता था। तो वो जो मतलब जैसे ही 2 बजे के आसपास वो लड़की ना रोने लगी। मैं आपको बता रहा हूँ, वो लड़की रोने लगी और सब पैनिक क्रिएट हो गया। वो मैडम चीज़, हमारे यहाँ पे 3 सर थे, एक रूम में 3 सर थे। वो एक मैडम थी, वो लड़की के पास जाती हैं, वो पूछती हैं कि क्या हो गया। तो उस लड़की का पहला अटेम्प्ट था, ठीक है। तो उसको कुछ अंदाज़ा नहीं था कि कैसा होता है एक्चुअली में प्रेशर, उनको अंदाज़ा नहीं था। वो रोने लगी कि ये पेपर बहुत टफ है, मैं फ़ेल हो जाऊंगी, ये वो। तो मैम ने उनको शांत कराया, पानी भी नहीं पिलाया, ठीक है। तो कैसे कैसे तो शांत हुई, और वो शांत हुई तो थर्ड रो में एक लड़की रोने लगी। अरे यार, मैं बोल रहा हूँ यार, मैं क्यों नहीं रो रहा हूँ, मैंने क्या, पेपर इतना टफ थोड़ी है, और मैंने अब तक डीटी का पेपर नहीं देखा था। ये मुझे रियलाइज़ ही नहीं होता कि डीटी का पेपर देख। तो 2 लड़कियां रो दी। मैं बोल रहा हूँ कि यार मुझे पेपर इजी क्यों लग रहा है यार, मैं कुछ गलत तो नहीं करके आ रहा हूँ। मैं ऐसे ही बोलते ना फंबल करने लगा आंसर में, और इसे मैं बहुत नर्वस हो जाता हूँ, तो मेरे हाथ जो है ना ऐसे काँपने लगते हैं। तो मैं ऐसे देख रहा हूँ, मैं क्वेश्चन पलट के देख रहा हूँ, यार ठीक तो लग रहा है पेपर जीएसटी का, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं ड्यूएबल है, मैं सारे सम्स तो आ रहे हैं, वर्किंग नोट भी अच्छा बना रहा हूँ, ठीक है यार। तो मैं ऐसे करता करता मेरा 3 बजे जीएसटी का पेपर हो गया। फिर 3 बजे मेरा जीएसटी का पेपर हुआ। 3 से लेके 3:30 बजे तक मुझे समझ में आ गया, जब मैंने एमसीक्यू के क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू किया, कि वो दोनों लड़कियां रो क्यों रही थी। कुछ भी सॉल्व नहीं हो रहा था एमसीक्यू, लिटरली मैंने सिर्फ 2 एमसीक्यू अटेंड किया और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। 15 मिनट में 2 एमसीक्यू केस सिनेरियोज वाले। मैं बोला यार क्या करूँ, क्या मैं कुछ हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा था मुझसे। वो आंसर हर भाई 2 मार्क्स का एमसीक्यू है, मैं पूरा सॉल्व कर रहा हूँ रफ में, आंसर ही नहीं आ रहा है। मैंने बोला यार डीटी का पेपर देखता हूँ फटाक से, शायद उसमें मुझे कुछ, मेरे जो 4 टॉपिक किए अच्छे से, उसमें तो मुझे कॉन्फिडेंस है, मैं वो कर लूँगा। मैं पहला मैं क्वेश्चन नंबर 2 देखा रेजिडेंशियल स्टेटस का, ठीक है। मुझे रेसिडेंशियल स्टेटस ही नहीं समझ में आ रहा उसका, क्या रेसिडेंशियल स्टेटस ही नहीं फाइंड कर पा रहा हूँ कि इस इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। इतना रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट, ही समझ ही नहीं आ रहा है। फिर मैंने बोला यार चलो ठीक है, अपन थियरी में बेस्ट है, एक काम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करते हैं, रिटर्न फाइलिंग का थियरी कर लेते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वी विल मूव अहेड। तो मैं वो क्वेश्चन देखने का, वो तो समझ ही नहीं आ रहा है, रिटर्न फाइलिंग में थियरी पूछा जाना चाहिए, वो तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे दिए, फुल ब्लैंक। अब क्या करूँ,
अब मेरे ना हाथ काँपने लग रहे थे और मैं थोड़ा-सा अब टेंशन में आ गया था कि लग रहा है ये अटेम्प्ट भी गया मेरा। तो मैंने बोला यार देख, मैं पेन ऐसे नीचे साइड में रख दिया। नीचे एकदम लिटरली मैं पेन सब कुछ नीचे रख दिया और मैं एकदम पीछे ऐसे शांति से बैठ गया, ऐसे 2 मिनट। ऐसे ज़ोर का साँस लिया और फिर मैं वाटर बॉटल लेके जाता हूँ, मैंने पानी पिया। मैंने आँखें बंद की और मैंने अपने आप को सिर्फ़ ये चीज़ बोला है कि देख आदर्श, पेपर सिर्फ तेरे लिए टफ़ नहीं है, पेपर सबके लिए टफ़ है। तूने देख लिया है 2 लड़कियों को अच्छे से और सबके सबके फेस पे नो ये आप जब पेपर टफ़ आता है ना, आप सबका फेस देखेंगे ना, आपको रियलाइज़ हो जाता है कि कुछ कुछ अलग ही लेवल का पेपर आया है, ठीक है? मैं ऐसे ही आजू-बाजू देख रहा हूँ, इधर-उधर देख रहा हूँ, पेपर सच में टफ़ आया, लोग सच में ढूँढ रहे हैं लिटरली कि क्या कर लें कि अपने को 40 बन जाए। तो मैंने अपने आप को बोला देख, तेरे पास 1.5 आवर्स हैं डीटी करने के लिए और एमसीक्यू के कुछ 2-3 क्वेश्चंस बचे वो करने के लिए। या तो एक काम कर कि हार मान ले और बैठ जा कि भाई पेपर ख़राब आया है, पेपर ट्रिकी आया है, नहीं हो रहा है मुझसे, मैं जीएसटी करके जा रहा हूँ। या तो तेरे पास जितनी भी आज तक पढ़ाई की है ना, रेसिडेंशियल स्टेटस का प्रोविज़न ही लिख के आ जाए कि 6(1)A में क्या लिखा गया है, क्या बोला गया है, वो प्रोविज़न ही लिख दे। तो फिर मैंने बोला कि एक काम करते हैं, जो समझ में आता है ना क्वेश्चन में, जैसे कि लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, रेसिडेंशियल स्टेटस का जो क्वेश्चन मेरा सब गलत था, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। डीटी में जो जो भी क्वेश्चन मैंने किए ना, सब में 6 में से 1, 5 में से 2, 3 में से 0.5 मार्क्स ऐसे ही मिले मुझे। आई थिंक 35 में से 9-10 मार्क्स ही मिले, 9-10 मार्क्स ही मिले हैं मुझे डीटी में, और जीएसटी में मुझे अच्छे मार्क्स मिले हैं और एमसीक्यूज़ में मुझे 30 में से 30 मिले हैं। तब जाके मेरा ओवरऑल 65 मार्क्स हुआ है। तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपली जो कॉन्सेप्ट देखता, मुझे कुछ, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मुझे कुछ क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा था। जैसे रेसिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन है, मैंने उसको क्या सॉल्व किया, मैं प्रोविज़न ही लिख के आ गया, मैंने नंबर ऑफ़ डेज़ ही काउंट कर दिए, मैंने बाद में कंक्लूजन में लिख दिया कि ये नॉन रेसिडेंट है, ठीक है? मैंने थोड़ा कैलकुलेशन कर दिया कि ये अगर रेसिडेंट है तो इसकी टोटल इनकम ये है, नॉन रेसिडेंट है तो टोटल इनकम ये है। टीडीएस का क्वेश्चन आ गया। अच्छा, टीडीएस में ये लोग स्पेसिफाइड इनकम की बात कर रहे हैं। अच्छा, स्पेसिफाइड इनकम में क्या क्या थे उसी का नाम लिख देता हूँ। अच्छा, क्लबिंग का क्वेश्चन, एक सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का क्वेश्चन आया था 6 मार्क्स का, वो इजी क्वेश्चन था, वो मुझसे हो गया था, ठीक है? अब ना हमारे अटेम्प्ट में टोटल इनकम का क्वेश्चन जो था ना 15 मार्क्स का, वो थोड़ा सा ईजी आया था। बट टोटल इनकम का क्वेश्चन ईजी आया, हार्ड है, एंड का जो आंसर होता है ना, मोस्ट प्रॉब्ली गलत ही होता है। एटलीस्ट मेरा तो यही होता है। तो मैंने क्या किया, मैं सही बता रहा हूँ, मैंने यही किया था। मेरे को नहीं आ रहा था टोटल इनकम का क्वेश्चन, मैंने हर एक सब पॉइंट्स पढ़े कि अच्छा ये हाउस प्रॉपर्टी का पॉइंट है, ये पीजीबीवी का पॉइंट है, ये कैपिटल गेन का पॉइंट है, ये सेट ऑफ का पॉइंट है, ये कैरी फॉरवर्ड का पॉइंट है, ये क्लबिंग का पॉइंट है। उन सब के वर्किंग नोट्स मैंने बना दिए कि अच्छा इस पॉइंट्स का ये वर्किंग नोट है। और लिटरली मैंने 4 पेज में सिर्फ वर्किंग नोट ही बनाया, कुछ सॉल्व नहीं किया, मैंने कुछ सॉल्व नहीं किया, मैंने टोटल इनकम का वर्किंग नोट ही बना दिया पूरा। उससे सिर्फ वर्किंग नोट बनाने से मुझे 15 में से 5 मार्क्स मिल गए, सिर्फ 14 में से 5 मार्क्स मिल गए सिर्फ वर्किंग नोट बनाने से। सो इस पूरे सिनेरियो से आप क्या सीखते हैं, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। और ये चीज़ आपके साथ हमेशा होगी, आप कोई भी अटेम्प्ट दें, आपको लोग कितना भी बोल लें कि अच्छा यार, जैसे कि अब लोग कह रहे हैं कि सितंबर वाले अटेम्प्ट में कॉस्ट का पेपर हार्ड आएगा या ऑडिट का पेपर हार्ड आएगा। सी, दिस इज़ अ रिचुअल। हर अटेम्प्ट में, हर ग्रुप में, फाउंडेशन हो, इंटर हो, फाइनल हो, एक पेपर टफ आता ही है। वो पेपर टफ इसलिए नहीं आता कि एलिमिनेट कर दिया जाए लोगों को, कि पास परसेंटेज रिड्यूस कर दिया जाए, नहीं, वो पेपर टफ बनाते हैं, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आप जैसे एक महीने सी ए स्टार्ट करेंगे ना प्रिपरेशन, तब भी आपको समझ में आ जाएगा कि एक पेपर जो है वो एकदम टफ बनाता ही है आईसीआई। ये टफ पेपर इसलिए बनाता है ना कि वो आपको मेंटली चेक कर सके। आप ऐसा सोचे ना, जैसे मैंने सोचा था एग्जामिनेशन हॉल में कि पेपर जो है वो टफ आएगा तो सिर्फ मेरे लिए थोड़ी आएगा, वो तो सबके लिए टफ आएगा ना। जितने बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में हैं वो सब रोएंगे ना मेरे साथ। ऐसा नहीं है ना कि मैं अकेला ही रो रहा हूँ। वो अलग बात है कि आप पढ़ के ही नहीं गए, तो वो अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है।
आप पढ़ के गए, पेपर टफ आया है तो वो सबके लिए टफ है, ठीक है। तो ये सोचने का कि मेरे लिए टफ नहीं है, सबकी लंका लगी है। फील्डिंग मेरी सेट नहीं हुई, फील्डिंग सबकी सेट हो चुकी है एग्जामिनेशन में। तो ये जो माइंडसेट वाली बात है ना, आप इसको हमेशा ध्यान में रखिए कि कभी भी कोई भी पेपर आपका फाउंडेशन में हो, इंटर में हो, फाइनल में हो, एक पेपर अगर जैसे कि एडवांस अकाउंट्स का पेपर टफ आ गया तो लोग क्या करते हैं, वो छोड़ देते हैं, बाकी का 2 पेपर देंगे ही नहीं, ग्रुप 1 का इंटर में। अरे ठीक है ना, आप एक काम करो, एडवांस अकाउंट्स का पेपर का टफ आया ना, आप देखना कि रेस्ट के जो 2 पेपर्स आते हैं ना वो एवरेज आते हैं। दिस इज़ द रिचुअल, दिस इज़ द रूटीन विच ICAI फॉलोज। ICAI एक पेपर में तोड़ेगा ही आपको, मेंटली तोड़ता है वो, मेंटली, कि इसको इतना प्रेशर दे दो ना कि वो दूसरे पेपर में आए ही ना। बट अगर आप दूसरे पेपर में शो अप हो जाते हैं ना, कि आप बोलते हैं कि चलो ठीक है, बर्बाद कर दिया हूँ ना मैंने एक पेपर, 2 पेपर बचा, लिख के आ जाता हूँ अपना। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि आप ये सोचें कि चलो ठीक है, ये पेपर मेरा बर्बाद हो गया ना, चलो कोई बात नहीं, मैं आने वाले जो बचे हुए 2 पेपर हैं, आने वाले बचे हुए जो मेरे 5 पेपर हैं ना, उसमें मैं अपना 200% दूंगा, सो दैट कि इसका जो लॉस है ना मैं कॉम्पेंसेट कर पाऊँ। लेट सपोज करिए कि आप एडवांस अकाउंट्स का पेपर दे के आए और आपके 25 मार्क्स बन रहे हैं, सपोज करिए आपके 25 मार्क्स बन रहे हैं। चलो मैं भी सब मानता हूँ कि मेरे 25 मार्क्स बन रहे हैं, मैं फेल हो रहा हूँ, मुझे पता है, ये लिख चुका हूँ मैं, कोई नहीं बदल सकता इस चीज़ को। आप क्या करें, आप ऐसा सोच रहे, चलो ठीक है मैं फेल हो रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैंने तो पढ़ाई की है ना, मैंने 9 महीने पढ़ाई की है ना इज्जत के साथ, मैंने लॉ पढ़ा है ना, मैंने टैक्स पढ़ा है ना, एक काम करता हूँ ना, एडवांस का पेपर टफ आया था, आप 99% चांसेस है कि रेस्ट ऑफ द 2 पेपर्स एवरेज ही आएंगे और एक तो ईजी भी आ जाएगा। तो आप एक काम करिए कि बाकी के 2 पेपर में से किसी एक पेपर को एग्जाम करिए ना, नेक्स्ट का अटेम्प्ट आपका बहुत आसान हो जाएगा, आप 100% क्लियर हो जाएंगे नेक्स्ट अटेम्प्ट में। सो आप ऐसा माइंडसेट रखिए, जो इस पूरे वीडियो का कंक्लूजन है। माइंडसेट ही ख़राब रहेगा ना अगर आपका, तो आप वो मेंटल प्रेशर नहीं झेल पाएंगे जो ICAI हर अटेम्प्ट में देता है। आप हमेशा काम और कंपोज रहिए ड्यूरिंग दोज 3 आवर्स, ठीक है। पूरे 9 महीने की प्रिपरेशन में, पूरे 4 महीने की प्रिपरेशन में कितने भी अग्रेसिव हो जाइए चलेगा, दिन रात पढ़िए, मेहनत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रस्ट्रेशन आया है किसी पे निकालिए, कोई दिक्कत नहीं। पर वो जो 3 महीने, वो जो 3 घंटे हैं ना, उसको एकदम कामली कंपोजली हैंडल करिए। ऐसा ICAI को ना एक्चुअली में अपना इनेमी ही समझिए, कि वो मेरा दुश्मन ही है, और मुझे वो दुश्मन मुझे बोलता ना, कैसे समझाऊँ आपको, कि वो मुझे हाइप कर रहा है, कि मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है। सो दिस इज़ हाउ यू नीड टू थिंक अबाउट ऑल दिस थिंग। So this is it for this video. I hope you have learned something, and please do consider liking and subscribing to my channel. Thank you so much.